हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस विज क्लासेस। हम यहाँ ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसका 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चौथा पार्ट यहाँ पर द पेनिनसुलर प्लेटू के फॉर्म में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पेनिनसुलर प्लेटू जो कि एक फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, जो कि तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी को यहाँ पे हम मैप में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पर इसका लोकेशन है, कैसे इसका डिवीजन करके इसको पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैप में लोकेट करके फिर उसको कैसे इसको डिवाइड करके पढ़ना है उस चीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो आपका प्लेटू वाला पार्ट बना हुआ है, ये इससे पहले मैंने जब बताया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है, जो प्लेटू वाला, जो पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है, ये हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। क्योंकि क्या है, ये शुरुआत में मैंने बताया था कि अर्थ जो है इस तरह के पूरे एक पेंजिया फॉर्म में था, जिसके अंदर में 2 पार्ट में टूट जाता है। पहले वो सेपरेट हो रहे होते हैं और फिर उधर से आकर के दोनों लड़ करके अपना फिर यहां से ये वाला पार्ट जब आके इससे टकराएगा, यहां से हिमालयन कहाँ पे ओरिजिन हम लोगों ने इससे दिखाया था। हिमालयन का ओरिजिन और ये पेनिनसुलर का बनना, ये सब चीजें इससे हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पूरी देख चुके हैं। यहाँ पे गोंडवाना लैंड के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि ये जो लैंड मास है, ये इंडिया का सबसे पुराना लैंड मास में एक माना जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये पार्ट जो है यूरेशियन प्लेट का, अफ्रीकन प्लेट का पार्ट था, जो कि यूरेशियन प्लेट में आके लड़ने वाला था, है ना। तो जब तक ये इंडिया बनेगा नहीं, तब तक ओवरऑल इंडिया का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। इसके लड़ने के बाद ही ये क्या आया है, ये एग्जिस्टेंस में, इंडिया कंट्री नाम का एग्जिस्टेंस में आया है। और ये पार्ट इसका काफी पुराना है। ठीक है, यही चीज है। और बनी किस चीज से है ये बनी है बहुत ही पुरानी क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है? इग्नियस रॉक यानी कि जब कोई लावा के फॉर्म में जो रॉक होती है, सडनली अगर जो मैग्मा अंदर से निकल करके सडनली अगर वो रॉक बन जाती है, उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठंडा हो जाती है, इग्नियस रॉक बोलते हैं। और अगर उसके फॉर्म में कोई चेंज आ रहा होता है धीरे धीरे, उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। इन दोनों से ही ये बना हुआ है। इस तरह की जो 2 तरह के रॉक्स होते हैं, इन रॉक से ही ये पूरा प्लेटू बना हुआ है। ठीक है, चलिए 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। 2 ब्रॉड डिविजन्स। सबसे पहले तो अगर आप पूरा प्लेट्यू को देखेंगे तो सारा का सारा भाग ऊंचा हुआ है। प्लेट्यू हम इससे पहले समझ चुके हैं कि कोई भी ऐसा लैंड मास जैसे सी लेवल से अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो और फिर उसके बाद एक प्लेनर हिस्सा बनाता हो, ऐसे हिस्से को हमेशा हम प्लेट्यू बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्लेट्यू का आप देखेंगे 2 डिवीजन है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू का ये जो डिवीजन किया गया है, ये हमारे रिवर्स के थ्रू किया गया है। कौन से रिवर्स के थ्रू? हमारे एक इंडिया में जस्ट बीचों बीच एक रिवर बहती है, इसका नाम है नर्मदा। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया नर्मदा रिवर। ये जो ब्लू कलर से ये जा रही है, ये नर्मदा रिवर है। इसी को एक तरीके का पॉइंट मानते हुए, एक तरह का रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, इसके नॉर्थ वाला पार्ट और इसके साउथ वाले पार्ट को ही डील करते हुए इन चीजों को डिवाइड किया गया। नॉर्थ वाले पार्ट को, जो ऊंचा वाला प्लेट्यू टाइप का है, इसको बोल दिया गया है सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे वाले पार्ट को बोल दिया गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब इसी को रेफरेंस मानते हुए 3 बुक्स में 3-4 चीजें बोली गई हैं कि नर्मदा के नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है विंध्याचल, और नर्मदा के साउथ में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, ज्योग्राफी कभी भी पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, कभी भी चीजें एक दिन में याद नहीं होती हैं। हमेशा अगर आप कभी उठाइए कोई चीज को, तो इस पर्टिकुलर रीजन को अगर आप उठा रहे हैं तो एक दिन में इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपको ये याद हो पाएगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि अगर हम सोचे पहले दिन ही हमको अगर पूरा ज्योग्राफी याद हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे कुछ छोटे एरिया को डिटेल में पढ़ते रहिए, 1-2 दिन में रिवाइज करते रहिए, तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अब यहाँ इसने बहुत अच्छे से समझाया कि नर्मदा के नॉर्थ में, यानी कि अगर मान लीजिए ये क्या है, ऐसे करके ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो नर्मदा अगर ऐसे बह रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका नॉर्थ ये हो गया और इसका साउथ ये हो गया। तो नर्मदा के साउथ में विंध्याचल रेंज है और नर्मदा के यहाँ साउथ में सतपुड़ा रेंज है। नर्मदा के
साउथ में सतपुड़ा, सतपुड़ा के भी साउथ में, जब अगर सतपुड़ा को भी अगर एक तरह का रेफरेंस मान लेंगे आप ऐसे करके, तो इसके साउथ में एक रिवर बहती है, इसका नाम है तापी रिवर। ठीक है, ये तापी रिवर की, इसको हम पूरी तरीके से पेनिनसुलर वाले में मानते हैं, डेक्कन प्लेटू में मानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ रेफरेंस क्या मान रखा है, नर्मदा रिवर को ही रेफरेंस मान रखा है। ठीक है, अब नर्मदा रिवर के ऊपर पहले सेंट्रल हाईलैंड्स को डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्लेट्यूज में जाएंगे। तो नर्मदा के ऊपर एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, इसको बोलते हैं विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज के ऊपर यहाँ एक प्लेटू पाया जाता है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्या, मालवा का प्लेटू या मालवा प्लेटू। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा एमपी, थोड़ा सा हल्का सा उत्तर प्रदेश, पूरा पूरा नहीं, बहुत ही बारीक सा उत्तर प्रदेश, इस पूरे वाले एरिया को लेंगे, ये राजस्थान इधर के पूरे एरिया को अगर आप लेंगे, ये वाले एरिया को मिलेगा आपको मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो वेस्ट साइड में होगा, ये थोड़ा चौड़ा होगा, वाइडर रेंज में होगा, और जैसे जैसे ये ईस्ट में आएगा ये पतला होता चला जाएगा। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट को हम क्या मानेंगे, मालवा प्लेटू, जो कि काफी कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में है, एमपी में है ना। उसके बाद उसके धीरे धीरे उसका जो एक्सटेंशन आएगा, ये वाला पार्ट, छोटा सा इसका जो ये वाला पार्ट है, ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड अब देख लीजिए कैसा है, आपने कभी यूपी में देखा होगा, यूपी का जो स्टेट है ऐसे करके एक छोटा सा ऐसे बनाता है और फिर ये ऐसे करके आता है ना। ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आएगा आपका बुंदेलखंड रीजन में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका ये वाला जो पार्ट आएगा बुंदेलखंड, वही वाला पार्ट ये बता रहा है। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, लेकिन थोड़ा डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला मालवा, इसको मैं यहां पे अलग से लिख दे रहा हूं, पहले है मालवा, फिर है बुंदेलखंड, फिर है बघेलखंड। ठीक है, पहले यहां पे क्या आएगा, मालवा का प्लेट्यू, फिर आएगा बुंदेलखंड का प्लेट्यू, और फिर ये छोटा सा जो पार्ट है, ये जो एमपी का एक साइड, एमपी और झारखंड के जंक्शन पे मिलता है, इसको बोलेंगे हम बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड। ठीक, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये छोटा सा पार्ट, फिर उसके बाद ये डिसकंटिन्यूअस पार्ट है, उसके बाद होने के बाद एक बड़ा सा और एक प्लेट्यू मिलता है, ये भी सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर, है ना। यहाँ पर हमने इसको दिखा रखा है छोटा नागपुर। ये पूरा नागपुर, ये छोटा नागपुर का जो एरिया है, ये पूरा ड्रेन्ड होता है। ड्रेन का मतलब सिंचाई किस नदी के द्वारा की जाती है, उसका नाम है दामोदर नदी के द्वारा। ये दामोदर नदी जो होती है, इसको काफी हिस्सा इसका ड्रेनेज में यूज करती है। अब ये छोटा नागपुर हमारा इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इकोनॉमी के लिए क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की वजह से इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी माइंस, कोल की माइंस, बॉक्साइट की माइंस और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स की माइंस हैं, काफ़ी कुछ यहीं से निकाली जाती है ना। ये जो छोटा हिस्सा छोटा नागपुर आपको दिख रहा है, ये बिहार के सब एंड वाले एरिया, झारखंड का पूरा एरिया, वेस्ट बंगाल का पूरा एरिया, उड़ीसा का ऊपर का एरिया, छत्तीसगढ़ का साइड का एरिया, ये लेते हुए पूरा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ये काफी 3-4 स्टेट के जंक्शन के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, कौन ड्रेन करता है इसको? दामोदर नदी रिवर ड्रेन करती है। ये उसी का सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट चलता आ रहा है। पहले ऐसे चौड़ा था, पतला हुआ, फिर यहाँ पे चौड़ा हो गया, और यही एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ साइड में आ जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या, जो ये देखिए आप यहाँ पर एक देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये मेघालय में ही पड़ता है। मेघालय में ही पड़ता है। मेघालय का एक प्लेट्यू बनाता है, इसको बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी का एक्सटेंडेड पार्ट ही है। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ पर यहाँ आता है मेघालय का प्लेट्यू। और यहाँ पे 2 एक और इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो हो गया मेघालय, इसके अंदर एक और स्टेट पड़ता है हमारा आसाम। ये देख लीजिए, ये वाला हिस्सा होता है हमारा आसाम। आसाम के 2 पार्ट में, एक यहाँ और एक यहाँ, इसको बोलते हैं क्या? कर्बी आंगलोंग। इसको बोलते हैं कर्बी आंगलोंग। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कर्बी आंगलोंग। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये दोनों पार्ट इस वाले हिस्से में, इसको बोलते हैं कर्बी आंगलोंग। यहां पर मेघालय का प्लेटू, और इसी के जस्ट नीचे एक यहां पार्ट है नॉर्थ चहर, जो कि आसाम का ये पार्ट है। ये तीनों चीजें यहाँ जो डिस्कस करी गई हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के प्लेट्यूज के बारे में बात करी गई है। नॉर्थ ईस्ट के प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यू क्या होता है? मैंने बताया कि ये ऐसा है लैंडमास का हिस्सा जो कि सी लेवल से एक ऊपर हो और फिर काफी दूर तक एक्सटेंडेड प्लेन फॉर्म में हो।
ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट के प्लेट्यूज के बारे में बात करें। नॉर्थ ईस्ट के मेन कौन कौन से प्लेट्यू हैं? मेघालय का प्लेट्यू, कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ शहर का प्लेट्यूज। ठीक है। अब इनके साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस भी यहाँ पर हैं, माउंटेन रेंज। 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन कौन सी है? यही इसी के अंदर ही है, मेघालय के अंदर में। गारो, खासी, जयंतिया, 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इसका नाम है क्या? गारो, खासी, जयंतिया। अब इनका नाम इनके ट्राइबल एरिया के नाम पर रखा गया, मतलब इस एरिया में जो ट्राइब रहती होगी उसका नाम है गारो, इस एरिया में जो रहती है उसका नाम है खासी, और इस एरिया में जो ट्राइब रहती है उसका नाम है जयंतिया। तो उसी के नाम पर इनका हिल्स का नाम रखा गया है। ठीक है। चलिए, यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, दामोदर रिवर देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ 3 इंपॉर्टेंट ऑन रेंजेस आ जाती है। ये की क्या है? ये दोनों के मिक्स में ही आती है, इन दोनों की बाउंड्रीज पे आती है। पहला है महादेव हिल्स, पहला है महादेव हिल्स, जो कि ताप्ती के एकदम स्टार्टिंग, जहां से ताप्ती के रिवर का ओरिजिन हो रहा है वहां से महादेव हिल्स स्टार्ट आएगी। उससे ऊपर होते हुए यहां पर आएंगे आप लोग तो मिलेगा मैकाल, इसको बोलेंगे मैकाल रेंज। इसको मैं बनाना चाहूंगा यहां पे, जैसे कि मान लीजिए ये महादेव हिल्स है, इसके ऊपर मैकाल, और फिर यहां कैमूर, महादेव, मैकाल, और इसको बोलते हैं कैमूर रेंज। कैमूर रेंज का कुछ पार्ट जो है कि बिहार में आता है, काफी कुछ उसका एरिया ये आगे चल के ये बिहार के इसमें आता है। ठीक है, जो कि इसको काफी ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, और कुछ उसके नेशनल पार्क या सेंचुरीज हैं वो भी सब इसी के अंदर में आ जाते हैं इसके। ठीक है, तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली हैं। अभी पहला पार्ट डिस्कस हुआ है हमारा, प्लेट्यूज का पहला पार्ट डिस्कस हुआ है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि ये नर्मदा के नॉर्थ के पार्ट में पाया जा रहा था। अभी हम देखेंगे नर्मदा के साउथ में पाए जाने वाले डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में। डेक्कन प्लेट्यूज में फिर देखेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में, और कौन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वहां पर, कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं उनके बारे में देख लेंगे। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स में अभी हम इससे पहले देख रहे थे कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था उसका ऊपर वाला हिस्सा हम पढ़ रहे थे, इसको बोल रहे थे हमने सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स में हम यहाँ पर देख रहे थे मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड बघेलखंड के बारे में हम जान रहे हैं, अगर ये प्लेट्यू है और प्लेट्यू है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह का हिस्सा है, और अगर यहाँ से अगर कोई नदी निकलती है तो बह करके अपने डाउनफॉल एरिया यानी कि जहाँ पे वो प्लेन एरिया पाएगी उस साइड में भागेगी। तो यहाँ से नदियाँ 3-4 नदियाँ निकलती हैं इस ये वाले हिस्से से, और निकल करके सीधे ये इस साइड में आ जाती है। ये इसमें 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं। पहला तो इस साइड से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है चंबल रिवर, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रिवर है उसका एमपी का। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये, क्या नाम है इसका? चंबल रिवर। ठीक है, ये वाला पार्ट है इसका, यहां से आप देख लीजिए। उसके बाद उसके जस्ट बगल में एक और रिवर है, इसका नाम है सिंध रिवर। उसके और एक बगल में नाम है उसका बेतवा रिवर, बेतवा। उसकी जस्ट बगल में एक और रिवर है बहुत छोटी सी, उसका नाम है केन। ये 4 रिवर इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स में एक प्लेन्स कैसे बना हुआ था? ये बना था गंगा रिवर की वजह से। गंगा रिवर काफ़ी बड़ी रिवर है नॉर्थ की, लंबाई में भी और अपनी ड्रेनेज सिस्टम में भी काफ़ी एक बड़ा सा हिस्सा रखती है। तो जब गंगा रिवर यहाँ से निकल रही थी गंगोत्री से, उसके जस्ट बगल से एक और रिवर निकलती, इसका नाम है यमुना रिवर। यमुना रिवर की ये चारों की चारों ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है। कि अगर जैसे कि मान लीजिए अगर ये यमुना रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, इनमें ये चारों जा करके मिल जाती है और इसका बहुत ढेर सारा पानी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो कि एट लास्ट में गंगा जी में मिल जाती है प्रयागराज में, जो कि उसको और भी ज़्यादा पानी प्रोवाइड कराती है। ये क्या एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यानी कि ट्रिब्यूटरीज मान लीजिए उसका है ये। ठीक है, ये चारों रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन रिवर। ठीक है, इन चारों का नाम आप याद रखिए, क्योंकि ये प्लेट्यूज से निकल करके उस साइड में ढलान होने की वजह से वो नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ में वो भाग रही हैं। ठीक है, तो आप इनका चारों का नाम याद रखिए। और अभी देखते हैं हम आपका ये साउदर्न पार्ट इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का। चलिए देखते हैं
जो डेक्कन प्लेटू जिसको बोल रहे थे हम लोग कि अगर पेनिनसुलर प्लेटू को दो भागों में बांटा, एक हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स एरिया और दूसरा हो गया डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, उसका मेन स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एजेस क्या क्या है, अगर एजेस हैं तो कैसे हैं, क्या है, किस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, वो अभी हम यहाँ पर मैप के थ्रू हम बताना चाहेंगे। चलिए ये देखिए, अब ये हो गया पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोग यहाँ पे नर्मदा रिवर पढ़ रहे थे यहाँ पे, इससे ऊपर वाला जो पार्ट था वो हाईलैंड्स में आ रहा था, सेंट्रल हाईलैंड्स में। इसके नीचे वाला हिस्सा जो आएगा पेनिनसुलर प्लेटू में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, पेनिनसुला किसको बोल रहे थे कि वो लैंड मास जो 3 तरह से वाटर से घिरा हो उसको बोलेंगे हम पेनिनसुला। इस साइड से अरेबियन सी, इस साइड से बे ऑफ बंगाल और इस साइड से इंडियन ओशन घिरने की वजह से इस पार्ट को हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, प्लेटू किस लिए? प्लेटू मैंने बता रखा है कि अगर सी लेवल से अगर कोई लैंड मास ऊपर की तरफ ऐसे वो एक्सटेंडेड हो जाए और काफी दूर तक अगर वो इसी तरह ऊंचा रहे तो इस पूरे टोपोग्राफी को बोलते हैं क्या, प्लेटू के बारे फॉर्म में बोल देते हैं। अब देखिए इस प्लेटू वाले में थोड़ा सा एक साइड व्यू देखा जाए, अगर हम ये ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे करके ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें कुछ खास इसकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं लग सकता है। अगर हम यहाँ ऐसे नीचे से होकर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का हिस्सा दिखाई देगा। कुछ इस तरह का हिस्सा देखने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो इस साइड वाला है, जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा है और ईस्टर्न घाट वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा नीचे में से। देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट काफी ऊंचा है और ये इससे ढलान वाले हिस्से में बन रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी को यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि अगर इस पूरे प्लेटू वाले हिस्से को क्या बोलेंगे। इस साइड वाले को वेस्टर्न घाट बोलते हैं और इस साइड वाले को ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट हमारा काफी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, पूरा एक साथ। जैसे कि अगर पहाड़ी बनी हुई है तो पूरा कंटिन्यूअस रेंज में ऐसे बना हुआ है और ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ से थोड़ा पतला है और जैसे जैसे ये साउथ में एक्सटेंड हो रहा है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया पड़ता है, ट्राई जंक्शनल एरिया। ट्राई जंक्शनल एरिया क्या मतलब हुआ? 3 स्टेट जहां पर मिल रहे हैं, यहां पर बोला जा रहा है ये केरला, ये वाला स्टेट, कर्नाटका का ये वाला पूरा पार्ट और यहीं से तमिलनाडु का हिस्सा जो पड़ रहा है, ये जहां पर हिस्सा तीनों मिल रहे हैं, इस वाले माउंटेन रेंज को बोलते हैं नीलगिरी हिस्सा, है ना, नीलगिरी का पार्ट बोलते हैं इसको। नीलगिरी पार्ट क्यों बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन है आपके इसके 9th क्लास के में कि नीलगिरीज को ही आखिर में नीलगिरीज क्यों बोला जा रहा है। इसकी जब माउंटेन्स की खुदाई चली थी, इसकी जब पहाड़ों की खुदाई चली तो इसके जो पत्थर मिले वो ब्लू कलर के मिले, इसलिए इस पूरे रेंज को क्या बोला जाता है? नीलगिरीज बोला जाता है। तो इस नीलगिरीज तक में क्या होता है, ये दोनों एक्सटेंडेड पार्ट, इधर से वेस्टर्न घाट और इधर से एक्सटेंडेड ईस्टर्न घाट, ये दोनों मिलकर के आकर के ये नीलगिरीज वाले हिस्से में मिल जाते हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, हमारे इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को एजेस बना रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू का किनारा बना रहे हैं। ठीक है, आप इस हिस्से से देख सकते हैं कि अगर ये सी लेवल से उठा हुआ पार्ट है तो दोनों इसको क्या दे रहे हैं? एक एज दे रहे हैं, एक किनारा दे रहे हैं इसके लिए। ठीक है, अब इस किनारे वाले में देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है काफी कंटिन्यूअस और ईस्टर्न घाट जो कि काफी डिसकंटिन्यूअस है, कहीं यहाँ से कटी फटी है, यहाँ से कटी कटी है, यहाँ से कटी कटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं, इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो इसकी एवरेज ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर तक की एवरेज ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई वही देखेंगे तो हम हमें ज्यादा से ज्यादा 600 मीटर की इसकी एवरेज ऊंचाई पाई जा रही है। ठीक है, इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा ऊंची है ही नहीं। ये मैंने यहां से दिखा रखा है, यहां से अगर इसके रेंज मारे तो काफी ऊंची है और ये देख रहे हो तो काफी नीचे इसके अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अब ये भी देख लीजिए यहां पर इस साइड में इस डिसकंटिन्यूअस और ये जो स्लोप वाला हिस्सा आने की वजह से ज्यादातर जो नदियां निकल रही हैं, यहां से अगर एक नदी निकल रही है, इसका नाम है क्या, महानदी, यहां से निकल रही है, यहां पे ऐसे आ रही है। यहां पर एक नदी निकलती है गोदावरी, कृष्णा, यहां से कावेरी, काफी नदियां निकलती है जो वेस्टर्न घाट से होते हुए ईस्टर्न घाट जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां का हिस्सा ऊंचा है और यहां का हिस्सा नीचा है। ठीक है, यहां पर बारिश जो होती है, वेस्टर्न घाट में बारिश होती है, उसको किस वजह से होती है? उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन का क्या मतलब होता है? जब कभी ये देखिए, अगर ये कोस्टल एरिया का जो यहां से पानी को लेकर के, यहां से वाष्प लेकर के इवेपोरेट होकर के, और अगर ये पर्वत पे टकरा करके अपने बारिश को यहाँ पे गिरा देता है, पानी को गिरा देता है, इस तरह की बारिश को बोलते हैं ओरोग्राफिक रीजन। ठीक,
ओरोग्राफिक होने के बाद, और इस यहाँ पर पानी कम होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 90% वाटर यहीं पे शेड हो चुके होते हैं, काफी पानी गिर चुका होता है। अब अगर ये जो बचा हुआ बादल अगर इस साइड में जाएगा तो ज्यादा बारिश नहीं कर पाएगा। तो इस रीजन को काफी बार बोलते हैं क्या, रेन शैडो एरिया, रेन शेडेड एरिया या शैडोड एरिया, शेडेड एरिया। ठीक है, यहाँ बारिश काफी कम हो पाती क्योंकि इसके वाटर के अंदर के जो मॉइस्चर था वो काफी कुछ इस एरिया में गिर चुका है। ठीक है, और यहाँ पर एरिया होती है मॉनसून के रिवर्सल की वजह से। हमने क्लाइमेटोलॉजी या फिर मॉनसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पर बारिश कैसे हो रही है, जो मॉनसून का रिवर्सल आएगा उसकी वजह से यहाँ बारिश होगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये है तापी रिवर से लेकर के, यहाँ पे एक रिवर तापी पड़ती है, नर्मदा के बाद सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज के बाद एक रिवर पड़ती है तापी, तापी रेंज से लेकर के स्टार्टिंग होती है नीलगिरीज रेंज तक, जो पूरी कंटिन्यूअस माउंटेन पड़ेगा, इसको बोलेंगे हम वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसी तरीके से महानदी एक पड़ती है ईस्टर्न घाट में, उड़ीसा से लेकर के सीधे नीलगिरीज तक जो ये डिसकंटिन्यूअस या फिर इस तरह की जो माउंटेन रेंजेस पड़ रहे हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ ईस्टर्न घाट के साथ साथ जब अभी इस साइड में आएंगे हम आंध्र प्रदेश के फॉर्म में आएंगे तो यहाँ बहुत ढेर सारी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस मिलती है, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक शेवरॉय और एक जावेडी रेंज, जो कि कहाँ पड़ती हैं, आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है काफी कुछ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, शेवराय एंड जावेडी रेंज जो कि कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से पड़ती है। ठीक है, बाकी इसका सबसे ऊंची ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है महेंद्रगिरी। ठीक है, सबसे ऊंची माउंटेन रेंज क्या है, महेंद्रगिरी, जिसका हाइट कितनी है 1501 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप वेस्टर्न घाट में आ जाएंगे तो वेस्टर्न घाट में यहाँ पर दो आपको सबसे ऊंची रेंज माउंटेन रेंज दिखाई देगा, इसका नाम है अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर, और एक और है दोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर। ठीक है, ये तीन का नाम आप याद रखेंगे। ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज कौन सी है, ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है आपकी महेंद्रगिरी। वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज कौन सी है आपकी अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर। उसी तरीके से दूसरी सबसे ऊंची कौन सी हो गई, दोडा बेटा, दोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर। पहली बार मैं वीडियो को स्टार्टिंग करते समय बता चुका हूं कि आपको कभी भी ये सारी चीजें एक बार में याद नहीं होंगी, आपको धीरे धीरे मैप देख करके ही सीखना पड़ेगा। कोई भी होगा वो ऐसे ही सीखा हुआ, चाहे आपको वो मास्टर हो, टीचर हो, कोई भी लेक्चरर हो, फैकल्टी हो, सबने ज्योग्राफी ऐसे ही सीखी है, हमेशा मैप को देखते हुए और धीरे धीरे एक पर्टिकुलर रीजन को समझते हुए। जैसे अगर आप पहले साउथ में आ जाएंगे तो यहाँ वाले रीजन में देख लीजिए नीलगिरीज कहाँ पड़ता है, तो ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, शेवरा, जावेडी, नल्लाकोंडा, पालाकोंडा, ऐसे करके बहुत ढेर सारी यहाँ पर माउंटेन रेंजेस, दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं यहाँ पे, माउंटेन पीक्स कौन सी हैं, अन्नामुदी, दोडा बेटा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके याद करेंगे, मैप देखते हुए, तभी आपको ये याद हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो अभी हम देख लिए हैं। कुछ और घूमने वाली जो जगह है, जो टूरिज्म प्लेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊटी हो गया है ना, कोडी कनाल करके हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह ऊटी, और एक है कोडी कनाल करके। ये पढ़ता है हमें, हमारा एनसीईआरटी में सवाल किया हुआ है कि आपको बताना है कौन सा माउंटेन रेंज में पड़ रहा है, ये वेस्टर्न घाट में पड़ रहा है कि ईस्टर्न घाट में पड़ रहा है। तो ये पूरी तरीके से ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है, नीलगिरीज के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है ऊटी, और उसी के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है उसका नाम है कोडी कनाल। ठीक है, ये दोनों ही टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेसेस हैं, और ये पूरी तरीके से वेस्टर्न घाट में पड़ता है। ठीक है, इस पेनिनसुलर प्लेटू में एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में टर्म्स एक डिस्कस किया है, इसको बोला है डेक्कन ट्रैप। आखिर डेक्कन ट्रैप किसको बोला जा रहा है, डेक्कन प्लेट्यू तो हमने समझ गए कि ये जो प्लेट्यू वाले पर जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसी को डेक्कन ट्रैप बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ट्रैप का क्या मतलब है, ट्रैप का मतलब ये है, ट्रैप से के साथ साथ एक ब्लैक सॉइल के बारे में बताया गया है। ये ब्लैक सॉइल आखिर में आया कैसे और बना कैसे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाला हिस्सा चल रहा था, यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड इसके ऊपर ये टकराने जा रहा था, तो ये वाला हिस्सा ही क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर वाला पार्ट था।
पेनिनसुलर वाला पार्ट में इस वाले हिस्से में इसके यहाँ पर इसमें क्या था कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट में क्रैक्स थे। क्रैक्स कैसे कि जैसे कि मान लीजिए आपका इस तरह करके अर्थ है और अर्थ में ये क्या है आपका कोर है और इसके अंदर में क्या है मेंटल है। मेंटल में क्या होता है कि बहुत ढेर सारा मैग्मा भरा होता है। तो मैग्मा में क्या होता है, अगर मान लीजिए इस कोर में ये वाले पतले में क्रैक्स आ जाए, पतले पतले क्रैक्स आ जाए, तो यहाँ से जो मैग्मा होगा निकल के बाहर आ जाता है ऐसे करके। तो सेम ऐसे ही इस लिथोस्फीयर में जो पतला सा हल्का सा क्रस्ट है, क्रस्ट में क्रैक आने की वजह से यहाँ से जो मैग्मा चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा था और बह करके, है ना, बह करके इस एरिया में चारों तरफ कंटिन्यूअस फैल रहा था इस पूरे एरिया में। तो इस एरिया में ये पूरा मैग्मा जो फैला हुआ है लावा के फॉर्म में, है ना, इसके अंदर में इग्नियस रॉक की जो सेडिमेंटेशंस है और जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो कि कैसा है, पूरा ब्लैक कलर का है। ठीक है, और इसी ब्लैक कलर की वजह से इस पूरे सॉइल को क्या बोला जाता है, ब्लैक सॉइल बोला जाता है। ब्लैक सॉइल में पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कुछ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे कि हमारा ग्राउंड नट, है ना, ग्राउंड नट जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये ग्राउंड नट और कॉटन। दो चीज़ एक ऐसा होता है कि ये इसकी इस मिट्टी पर ही होना है इसको, है ना। दो सबसे स्टेपल अगर इनका कोई क्रॉप देख लिया जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यही होगा, ग्राउंड नट एंड कोकोनट। कॉटन, कॉटन यानी कपास, हिंदी में आपने सुना होगा कपास। कपास की खेती से निकल के क्या बनता है, रेशे बनते हैं। रेशे से हमारा सूती वस्त्र बनते हैं। ये जो कॉटन आपका निकला हुआ है ये काफी हिस्से में, काफी मोटे मोटे हिस्से में देखा जाए तो गुजरात के ये वाले हिस्से से लेकर के नीचे वाले से लेकर ये पूरे महाराष्ट्र के आधे से लेकर के ये वाले हिस्से जिसको डेक्कन ट्राइब बोला जा रहा है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल ज्यादा होने की वजह से कॉटन और ग्राउंड नट की जो खेती होती है वो एकदम मोनोपोली की तरह समझ लीजिए कि एकदम यहीं पे होती है ना। 80 से 80% 70% जो हमारा कॉटन निकलता है वो इसी एरिया में निकलेगा। ग्राउंड नट का प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होता है। तो इस डेक्कन ट्राइब का आप मतलब समझ गए होंगे कि इस एरिया में ये जो मैग्मा निकल करके जो अपने ब्लैक कलर में जो फैला है और इससे सॉइल जो बन गई है, इसी को डेक्कन ट्राइब बोला जा रहा है। मैंने अभी ये प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी के बारे में बताया, इसी की वजह से यहाँ बना है। डेक्कन ट्रैप हमने समझ गए, ब्लैक सॉइल कैसे बनी, पोटेशियम, फास्फोरस और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर में, ये हम समझ गए। आखिरी का पॉइंट इसके अंदर में दिया हुआ है आपका अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस कहाँ पर है, अरावली रेंजेस आप देख लीजिए इंडिया के ऐसे राजस्थान वाले जो एरिया है, ये जो राजस्थान का एरिया है, ये गुजरात का एरिया है और ये राजस्थान का एरिया है, ये मान लीजिए इंडिया का है। ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में यहाँ पे एक अरावली रेंज है। अरावली रेंज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया है। ये माउंटेन रेंज हिमालय के बनने से पहले में थी। मतलब कैसे, ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पार्ट है, यहाँ वाले पार्ट के अंदर में अरावली रेंज का हिस्सा था जो टकराने के बाद ये बना हुआ है। ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बोला जाता है, जो कहाँ से, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का इसका एक्सटेंशन है। गुजरात से दिल्ली तक का ये एक्सटेंडेड है ये, ठीक है, दिल्ली तक एक्सटेंड भी है। लेकिन इस वाले हिस्से में, दिल्ली हरियाणा वाले हिस्से में इसका इरोजन बहुत ज्यादा हो चुका है। इरोजन हवा से चाहे पानी से, है ना, धीरे धीरे उसका डेनुडेशन है, धीरे धीरे उसका खत्म होना, इसी को इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस हिस्से में तो काफी ऊंचा है राजस्थान वाले हिस्से में, लेकिन जैसे जैसे ये हरियाणा और दिल्ली की साइड पहुंचता है ये इसका जो हाइट है काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो अरावली रेंज हमने देख लिया, कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का है। ये कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज माउंटेन रेंज इन इंडिया में पाई जाती हैं और अब तक ये उस हिस्से में गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में काफी इरोड हो चुकी है ये। ठीक है, तो यहां तक था आपका नॉर्दर्न, ये प्लेट्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ तक था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। ठीक है, इसमें काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया कि सेंट्रल हाईलैंड्स क्या क्या है और डेक्कन प्लेट्यूज क्या क्या है, डेक्कन ट्रैप क्या क्या है, कहाँ कहाँ से इसका एक्सटेंशन है, किस तरह की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इसको नोट करके हमें कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सके। ठीक है, अगर
आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।